नमस्कार। आज का टॉपिक है इटली में फांसीवाद। देख लेते हैं फांसीवाद का उदय। अब फांसीवाद जो है अंग्रेजी शब्द लैटिन शब्द फांसियों से बना है, जिसका अर्थ होता है बंडल या लकड़ियों का बंधा हुआ ढेर। एक ऐसा बंडल जिसके बीच के ऊपर निकला हुआ कुल्हाड़ा होता था तथा यह बंडल लाल फीते से बंधा होता था। बेनेटो मुसोलिनी के द्वारा अपनाए गए इस प्रतीक के आधार पर फासिस्ट दल कहलाया। फांसीवाद से तात्पर्य निरंकुश तानाशाही से है। साम्यवाद का विरोध, सर्वोच्च नेता की व्यक्तिगत पूजा, अंधभक्ति, पार्टी के सदस्यों का विरोधियों के प्रति हिंसक उन्मूलन फांसीवाद की पहचान माना जाता है। फांसीवाद या फासिस्टवाद इटली में बेनेटो मुसोलिनी द्वारा संगठित फांसियों की कम्बेटिमेंटी का राजनीतिक आंदोलन था, जो मार्च 1919 में प्रारंभ हुआ। अब देख लेते हैं कि ये फांसीवाद के उदय होने के क्या कारण थे। उन्हें हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पेरिस शांति सम्मेलन में इटली की स्थिति। प्रथम प्रथम विश्व युद्ध में इटली ने मित्र राष्ट्रों का साथ दिया था, जिसका कारण इटली की इन राष्ट्रों से लंदन में की गई गुप्त संधि थी, जिसमें इसे यूरोप के क्षेत्र तथा अफ्रीका के जर्मन उपनिवेश क्षेत्र देने की बात कही गई थी। लेकिन युद्ध के बाद इटली को केवल टेनिंटो, डालमेसिया के तट का कुछ भाग एवं टिरोल ही दिया गया। अफ्रीका में जर्मनी के उपनिवेश को ब्रिटेन तथा फ्रांस में आपस में बांट लिया था। अब देख लेते हैं युद्ध के बाद की आर्थिक दुर्दशा। प्रथम विश्व युद्ध की भागीदारी के बाद वहाँ पे इटली को जनधन की व्यापक हानि हुई और इटली के लगभग 6.5 लाख लोग मारे गए और लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोग घायल हुए और 15 अरब डॉलर की संपत्ति नष्ट हुई। राष्ट्रीय ऋण बढ़ा, वस्तुओं का मूल्य बढ़ा, मुद्रा का मूल्य 70% कम हुआ और मजदूर, सैनिक सभी वर्ग असंतुष्ट हुए। इस प्रतिकूल परिस्थितियों में मुसोलिनी ने अंतर्राष्ट्रीय गौरव तथा आर्थिक व्यवस्था के विषय पर फांसीवाद शासन का समर्थन प्राप्त किया। राष्ट्रवादियों ने प्रथम विश्व युद्ध में कुछ हासिल न होने पर जनतांत्रिक सरकार को दोषी माना और राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए फासिस्ट दल को व्यापक समर्थन मिलने लगा। अब देख लेते साम्यवाद का प्रचार। देश की दयनीय स्थिति में साम्यवाद समर्थक इटली में प्रचार प्रसार करके बोल्शेविक क्रांति की भांति सर्वहारा शासन लाना चाह रहे थे, जिससे बचने के लिए इटालवी पूंजीपतियों व जमींदारों ने मुसोलिनी का समर्थन किया और फांसीवाद को साम्यवाद का प्रतिपक्ष या प्रतिक्रांति माना गया। अब इसी के साथ नई विचारधारा का प्रचार होने लगा। हेगल ने अपने चिंतन में राज्य को सर्वाधिक महत्व दिया तथा साथ ही साथ उन्होंने व्यक्ति के महत्व को गौण माना। फांसीवाद दल भी व्यक्ति के स्थान पर राज्य को अर्थात इटली को प्रमुख मानते थे और इसी में सभी वर्गों का समर्थन भी प्राप्त था। पूंजीपतियों ने, श्रमिक जो थे, मध्यम वर्ग ने, तत्कालिक शासन, जमींदारों ने, कृषक संघों के कारण और आशंका एवं भय तथा सैन्यवादियों ने राजनीतिज्ञों की अयोग्यता, राष्ट्रवादियों ने राष्ट्रीय अपमान की समस्या के निवारण में मुसोलिनी का व्यापक समर्थन किया। मुसोलिनी एक ऐसे जोशीले वक्ता एवं कुशल संगठनकर्ता के रूप में फासिस्ट दल को शक्तिशाली बनाया। मुसोलिनी ने ब्लैक शर्ट यानी कि काली कुर्तीधारी वाली अनुयायी सेना संगठित की थी और 1919 के चुनाव में असफलता के बाद मताधिकार, अनुपातिक निर्वाचन प्रणाली, मजदूर के 8 घंटे काम, अस्त्र शस्त्र निर्माण वाले कारखानों के राष्ट्रीयकरण के सुधारों की घोषणा के द्वारा 1921 में 35 सीटें प्राप्त की। मुसोलिनी ने 27 अक्टूबर 1922 को फासिस्ट सम्मेलन नेपल्स में रोम प्रशासन के लिए अधिकार की घोषणा की। विवश होकर सरकार विक्टर इमैनुएल तृतीय को त्यागपत्र देना पड़ा और अंततः 30 अक्टूबर 1922 को मुसोलिनी ने रोम में प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया। अब देख लेते हैं कि फांसीवाद के उदय के क्या सिद्धांत थे। मुसोलिनी ने कहा है कि फांसीवाद यथार्थ पर आधारित है, जबकि साम्यवादियों सिद्धांत पर जब मुसोलिनी के अनुसार फांसीवाद ऐसा सिद्धांत नहीं है कि इसकी हर बात को विस्तारपूर्वक स्थिर कर लिया जाए। अतः लिखित रूप से फांसीवाद के सिद्धांत नहीं है, किंतु मुसोलिनी की कई बातों एवं कार्यों के आधार पर
फांसीवाद को समझा जा सकता है। मूल रूप से यह आंदोलन समाजवाद या साम्यवाद के विरुद्ध नहीं था, बल्कि उदारवाद के खिलाफ था। फांसीवाद सिद्धांत के अनुसार राज्य का स्थान सबसे पहला और सर्वोच्च था, और इसके बाद व्यक्ति के अस्तित्व को स्वीकार करता है, अर्थात सब कुछ राज्य के भीतर है और राज्य ही आत्मा है। फांसीवाद लोकतंत्र को भीड़ तंत्र मानता है, अर्थात लोकतंत्र का विरोधी है एवं देश में केवल एक पार्टी व एक नेता की आज्ञा का महत्व देता है। फांसीवाद मार्क्स के साम्यवाद का विरोधी है। इसके अनुसार वर्ग संघर्ष की जगह परस्पर सहयोग की भावना होना चाहिए। फांसीवाद के अनुसार उन्नति के लिए युद्ध आवश्यक है, युद्ध के माध्यम से विकास संभव होता है, और फांसीवाद मुक्त व्यापार का विरोध करता है। अब देख लेते हैं फांसीवाद उदय के सिद्धांत की मुसोलिनी की नीतियाँ। मुसोलिनी का जन्म 1885 ईस्वी में इटली के एक गांव में हुआ था। 18 वर्ष की अवस्था में वो अध्यापक बना और उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए वो स्विट्जरलैंड गया। मुसोलिनी प्रथम विश्व युद्ध तक समाजवादी विचारधारा में विश्वास रखता था, लेकिन उसके बाद उसने साम्यवादी विचारों को इटली के लिए हानिकारक माना। अब देख लेते हैं कि फांसीवाद उदय के सिद्धांत में मुसोलिनी की नीतियाँ क्या क्या थी। सबसे पहले देखते हैं राज्य व्यवस्था। संसद में बहुमत के लिए मुसोलिनी ने निर्वाचन कानून पास करवाया और 1925-26 में संसद की स्वीकृति के बिना आज्ञा जारी करने का कानून प्राप्त किया, और प्रधानमंत्री के साथ साथ सेना प्रमुख भी स्वयं बन गया। मुसोलिनी ने 1926 में सभी विरोधी पार्टियों का अंत कर दिया एवं पुस्तक, समाचार पत्र और रेडियो आदि को सेंसर कर दिया। उनकी आर्थिक नीति को देख लेते हैं। मुसोलिनी ने फांसीवाद के द्वारा सिंडिकिज्म नामक नई अर्थव्यवस्था का विकास करने का प्रयत्न किया। मुसोलिनी ने 1933 ईस्वी में राज्य की अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से निगमित ढांचे में ढालने का प्रयास किया। सिंडिकेट व्यवस्था उद्यमियों और मजदूरों के हितों की रक्षा एक साथ करने के लिए मुसोलिनी ने 13 सिंडिकेट यानी कि समसंघ की स्थापना की। आगे चलकर इन्हें कॉरपोरेट्स के रूप में बदल दिया गया। 1934 में मुसोलिनी ने आर्थिक गतिविधियों के लिए एक निगम की स्थापना की। इसमें मालिक एवं मजदूर के बराबर प्रतिनिधि रखते हुए 22 निगम बनाए गए, जिसमें 8 कृषि, 8 उद्योग एवं 6 यातायात एवं विभिन्न व्यवसायों के लिए गए। मुसोलिनी स्वयं राष्ट्रीय निगम परिषद का भी अध्यक्ष था। अब देख लेते हैं मुसोलिनी फांसीवाद उदय के सिद्धांत की मुसोलिनी की विदेश नीतियाँ। मुसोलिनी ने विस्तारवादी औपनिवेशिक नीतियाँ अपनाई। पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान रोड्स एवं डार्डेनलीज द्वीप समूह इटली से यूनान में मिले थे, जिन्हें 1923 ईस्वी में मुसोलिनी ने अपने अधिकार में ले लिया। मुसोलिनी ने 1936 ईस्वी में अबिसिनिया जो अफ्रीका पर आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया। 1936 ईस्वी में इटली एवं जर्मनी के बीच संधि संपन्न हुई, जिसे रोम बर्लिन धुरी के नाम से जाना जाता है। 1937 ईस्वी में मुसोलिनी ने साम्यवादी विचारधारा के विरोध में जर्मनी, जापान, इटली का संघ बनाया, जो रोम बर्लिन टोक्यो धुरी के नाम से जाना जाता है। 1937 ईस्वी में इटली ने स्वयं राष्ट्र संघ की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया, और 1939 ईस्वी में मुसोलिनी की सहायता से स्पेन में वहां के फासिज्म नेता फ्रैंको की जीत हुई। आगे चलकर राष्ट्रसंघ की निर्बलता का फायदा उठाकर 1939 ईस्वी में मुसोलिनी ने अल्बानिया को इटली में मिला लिया। 1940 ईस्वी में मुसोलिनी ने हिटलर का साथ दिया जब उसे उसकी जीत का विश्वास हो गया था। इस तरह 1940 ईस्वी से मित्र राष्ट्रों के प्रत्यक्ष विरोधी के रूप में इटली जर्मनी के पक्ष में खड़ा हो गया। इस प्रकार मुसोलिनी के साम्राज्यवादी विस्तार के नीतियों युद्ध ने विश्व शांति के विरुद्ध कार्य किया। धन्यवाद।